देखिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इन तीनों मॉलिक्यूल में बोलना है इस मॉलिक्यूल ए में, बी में, सी में क्या इन तीनों मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। माने हमको ये चेक करना है कि क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा या फिर ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। ये हमको पता करना है। कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल में हमको ये पता करना हो कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा या नहीं, उसके लिए हम लोग कुछ सिस्टम को याद करके रखेंगे। अब सिस्टम क्या होता है? सबसे पहला सिस्टम हम लोग जो पढ़े हैं वो सिस्टम होता है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम। माने ये सिस्टम अगर हमको मॉलिक्यूल में दिख जाए, इसका माने अगर हमको मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिख जाए, इसका माने मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिखे ही नहीं, इसका माने श्योर है कि नहीं होगा। लेकिन अगर ये दिख जाए, माने मॉलिक्यूल में हमको जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है, तो दिख रहा है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिस्टम है। सिस्टम होने का मतलब ये नहीं है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही। अब सिस्टम है तब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमको पहले सिस्टम याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो एक सिस्टम है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, दूसरा सिस्टम होता है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तीसरा सिस्टम होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और एक सिस्टम होता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो ये चारों सिस्टम अगर मॉलिक्यूल में दिखे, इसका माने मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो इस सिस्टम में से हमको बस मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सिस्टम से आता है। ये सब सिस्टम को याद करने का ये तरीका ध्यान रखिए। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में दिख रहा है, जरूरी नहीं है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ही हो, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी है, दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो मेन चीज है डबल बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल में हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है तब वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। माने डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक सिस्टम है। तो हमको बस ये याद रखना है, अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड दिखा तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कब होगा, कब नहीं होगा? अब डबल बॉन्ड तो दिख गया है, यहाँ पर भी दिख गया है, यहाँ पर भी दिख गया है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम अगर डिफरेंट ग्रुप रखता है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम सेम ग्रुप रखता है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसका माने क्या हुआ? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड से कौन सा एटम जुड़ा हुआ है? जब नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में काम कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन। तो हमको जो ग्रुप को चेक करना है वो ग्रुप हम लोग कार्बन कार्बन पे चेक करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे चेक करेंगे। किसी भी दूसरा कार्बन का ग्रुप को नहीं चेक करेंगे, उसी एटम का ग्रुप को चेक करना है जो एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, क्योंकि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिस्टम है डबल बॉन्ड। तो चूंकि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिस्टम है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा जो एटम होगा उस एटम पे ग्रुप को चेक करना है कि वो ग्रुप उस एटम पे जो ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि देखिए ये हमारा एक एटम, दूसरा एटम जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस एटम से दो ग्रुप इस तरह से जुड़ा रहेगा, इस एटम से दो ग्रुप इस तरह से जुड़ा रहेगा। तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पर ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ये एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, हम लोग को ये याद रखना है अगर मॉलिक्यूल सिस्टम में डबल बॉन्ड दिखा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं? उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि डबल बॉन्ड से कौन सा एटम जुड़ा है। जब नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल में दिया रहेगा तो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जो भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये मतलब नहीं है कि नाइट्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन जुड़ा है। जो भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है उस सब एटम पे दो ग्रुप को चेक करना है। जैसे इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड से जुड़ा है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, तो ग्रुप नाइट्रोजन पर चेक करना है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को चेक करना है। अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप डिफरेंट है,
तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए डबल बॉन्ड दिखा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिस्टम हो गया। डबल बॉन्ड से कौन सा एटम जुड़ा है, एक एटम कार्बन जुड़ा है, एक एटम कार्बन जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला एटम कार्बन है और कार्बन है। तब ग्रुप किस पे चेक करेंगे, जो भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से तो कार्बन जुड़ा है, तो ग्रुप कार्बन वाले पे ग्रुप को चेक करना है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो जो भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उस पे ग्रुप को चेक करते हैं, उससे जुड़ा हुआ ग्रुप को चेक करना है। जो एटम डबल बॉन्ड से जुड़ेगा उस एटम से लगा हुआ ग्रुप, उस ग्रुप को हमको चेक करना है। तो चूंकि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, देखिए अब यहाँ पे CH2 है तो देखने में लगता है कि डबल बॉन्ड से H2 जुड़ा है और इधर डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड से कभी H2 नहीं जुड़ता है, इधर डबल बॉन्ड से कार्बन ही जुड़ा है और इधर डबल बॉन्ड से कार्बन ही जुड़ा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, लेकिन जो जस्ट हमें जो दिखता है वही होता नहीं है। तो ये हमको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि ये डबल बॉन्ड एक कार्बन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है, ना कि हाइट H2 से। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे, देखने में लगता है कि डबल बॉन्ड से H2 जुड़ा है, H2 डबल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड से एक कार्बन ये जुड़ा है, डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन ये जुड़ा है। तो ग्रुप किस पे चेक करेंगे, जो भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, तो ग्रुप कार्बन पे, कार्बन से लगा हुआ ग्रुप को चेक करना पड़ेगा, इस कार्बन से लगा हुआ ग्रुप को चेक करना पड़ेगा। तो इस कार्बन से कौन सा ग्रुप, दो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन से तो देखिए देखने में पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो हमको प्रैक्टिस से पता करना पड़ेगा। देखिए अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, H2। ये H2 का माने ये है कि ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना रहा है और डबल बॉन्ड बनाने के साथ साथ 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो 2 हाइड्रोजन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। फिर ये कार्बन को आ जाइए, हमने इस कार्बन पे ग्रुप को देखा कि इस कार्बन 2 हाइड्रोजन को रखता है, इस कार्बन पे ग्रुप को देखिए, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन को रख रहा है, तो 2 हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। अब ये जो ग्रुप है, क्या ये ग्रुप बराबर है या सेम है? अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होगा तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन अगर ग्रुप सेम हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। देखिए ऊपर में भी हाइड्रोजन, नीचे में भी हाइड्रोजन, ग्रुप हो गया सेम। ऊपर में भी हाइड्रोजन, नीचे में भी हाइड्रोजन, ग्रुप हो गया सेम। अगर ग्रुप हो गया सेम तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ। इस मॉलिक्यूल में चेक कीजिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेक करने का तरीका, डबल बॉन्ड से कौन सा आइटम जुड़ा है, डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा है, डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। हमको बस उसी एटम को चेक करना है, उसी एटम पे ग्रुप को चेक करना है जो एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब इस एटम के पास, इस कार्बन एटम के पास कौन सा ग्रुप है, इस कार्बन एटम के पास कौन सा 2 ग्रुप है, इस कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये इस कार्बन एटम पे देख लीजिए। अब इस कार्बन एटम पे कौन सा 2 ग्रुप है, तो इस कार्बन एटम पे हमको दिख रहा है कि इस कार्बन एटम के साथ एक तो जुड़ा है CH3 और एक जुड़ा है ये जो कार्बन एटम यहाँ पर है, इस कार्बन एटम के साथ एक जुड़ा है CH3 और दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके हमको पता लगेगा। देखिए देखने में यहाँ पर लग रहा था कि डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड से कार्बन ही जुड़ा है और ये कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन का 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है CH3 और एक ग्रुप है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के हाइड्रोजन को यहाँ पे रख लेते हैं। अब चेक करेंगे कि ग्रुप सेम है या डिफरेंट। किस पे ग्रुप को चेक करना है, जो भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा था, ये कार्बन जुड़ा था। इस कार्बन एटम में चेक कीजिए क्या ग्रुप डिफरेंट है, तो 100% ग्रुप डिफरेंट है। कैसे, एक है मिथाइल, दूसरा हाइड्रोजन, ग्रुप डिफरेंट हो गया। अब इस पे चेक कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ग्रुप सेम। अगर एक भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ग्रुप सेम हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे तो ग्रुप डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे सेम हो गया। तो एक भी जगह अगर सेम हो गया तो इस पाई बॉन्ड पे, इस डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब इस कार्बन पे कौन सा 2 ग्रुप है, इस कार्बन पे एक ग्रुप तो CH3 है और दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन, और एक ग्रुप है CH3। इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, एक ग्रुप है CH3, दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को इस तरह से लिख लिए। अब क्या इस कार्बन पे जो ग्रुप जुड़ा है वो सेम है या बराबर, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है मिथाइल, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी मिथाइल, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट, दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो बस हमको कुछ सीधा रूल्स को फॉलो करते रहना है कि डबल बॉन्ड के ग्रुप को, डबल बॉन्ड के एटम को चेक करेंगे
और डबल बॉन्ड के एटम से जुड़ा हुआ ग्रुप को देखना है, वो ग्रुप सेम है या वो ग्रुप डिफरेंट है। अब देखिए इस तरह से देख ली, फिर से हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो जैसे एग्जांपल देखिए, C डबल बॉन्डेड NOH CH3 CH3, देखिए C डबल बॉन्डेड NOH CH3 हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड CH2 CH2। तो देखिए ये हमारा 3 मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको फिर से बताना है इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं। कब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? अगर हमको डबल बॉन्ड दिख जाए। अब डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही हो, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है, किसी के बीच में हो सकता है। तो ये सब सिस्टम होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको दिख गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में था, लेकिन डबल बॉन्ड किसके बीच में है? डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में है, नाइट्रोजन के बीच में है। तो किस पे ग्रुप को चेक करना है? कार्बन पे ग्रुप को चेक करना है और नाइट्रोजन पे ग्रुप को चेक करना है। कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन ऊपर का मिथाइल नीचे का मिथाइल दोनों ग्रुप बराबर हो गया, क्योंकि दोनों मिथाइल ही जुड़ा हुआ है, तो इस पे ग्रुप बराबर हो गया है। अब नाइट्रोजन पे चेक कीजिए, नाइट्रोजन पे देखने में लगता है कि नाइट्रोजन के साथ एक ही ग्रुप जुड़ा है जो कि OH है। तो देखने में लगता है, लेकिन जब अच्छे से देखेंगे तब पता लगेगा कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर को भी हम लोग एक ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 2 ग्रुप जुड़ा है, एक है OH, एक है लोन पेयर। लोन पेयर और OH तो डिफरेंट, तो नाइट्रोजन पर है डिफरेंट ग्रुप, लेकिन इस कार्बन पर सेम ग्रुप। सेम ग्रुप हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड दिख गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। डबल बॉन्ड किस एटम से जुड़ा है? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। इस नाइट्रोजन पे देखिए डिफरेंट ग्रुप है, सेम ग्रुप। तो इस नाइट्रोजन पे देखने में लग रहा है ये नाइट्रोजन सिर्फ OH से जुड़ा है, तो एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन में कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमको याद रखना है कि क्वेश्चन में लोन पेयर नहीं दिया रहेगा। हमको याद रखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर में एक लोन पेयर जरूर होगा। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ काम करना होगा तब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, लेकिन नाइट्रोजन आ जाए तब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तब ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन के पास एक भी चार्ज नहीं है तब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तो एक लोन पेयर। नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है तो एक लोन पेयर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में था, इसके पास एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप जुड़ा है, एक है लोन पेयर, एक है OH। लोन पेयर OH डिफरेंट ग्रुप, ये कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन, ऊपर में मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप। दोनों ग्रुप्स, दोनों एटम डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ एटम पे डिफरेंट ग्रुप, तो डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिस्टम कौन सा है? एक तो है डबल बॉन्ड का सिस्टम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का सिस्टम हमको दिख गया, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब डबल बॉन्ड से कौन कौन सा एटम जुड़ा है? ये एटम जुड़ा है, ये एटम जुड़ा है। इस एटम के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है? इस एटम के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस एटम के साथ कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है? इस एटम के साथ ये एक बड़ा वाला ग्रुप जुड़ा है और ये हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिए। अब क्या इस एटम से जुड़ा हुआ ग्रुप सेम है बराबर? एक तो हाइड्रोजन और एक तो इतना बड़ा ग्रुप, ये इथाइल का ग्रुप है। हाइड्रोजन इथाइल का ग्रुप डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ग्रुप बराबर, दोनों ग्रुप बराबर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ चेक कर लेंगे। अब देखिए, हमको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पे दे दिया गया है इथाइल का ग्रुप। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, मिथाइल का ग्रुप, ये क्वेश्चन दे दिया गया है, 2 मिथाइल का ग्रुप, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, एक मिथाइल, एक मिथाइल, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, मिथाइल और हाइड्रोजन, एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, मिथाइल इथाइल। देखिए, इन सब कंपाउंड में हमको बताना है किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है। तो पहले इससे चलेंगे। ये 6 मेंबर का साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, क्या इस रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है? तो अब हमने
डबल बॉन्डेड वाला सिस्टम को देख लिया है कि डबल बॉन्ड में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अब हम लोग रिंग वाला क्वेश्चन करेंगे कि रिंग में कैसे पता लगेगा, अगर मॉलिक्यूल रिंग स्ट्रक्चर है तब कैसे पता लगेगा कि मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। सबसे पहला पॉइंट कि रिंग स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, क्योंकि रिंग को घुमा नहीं सकते हैं, तो रिंग का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का रूल क्या है? रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का एक ही रूल है कि हमारे पास दो एटम ऐसा होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो रिंग का रूल है कि दो ठो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होना चाहिए, जिन दोनों एटम के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो रूल क्या है? दो ठो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होना चाहिए और दोनों एटम के पास डिफरेंट ग्रुप रहना चाहिए। तो ये रूल हमको तब फॉलो करना है जब रिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो दो ठो डिफरेंट sp3 एटम इस बेंजीन की रिंग पे देखिए, क्या इस बेंजीन की रिंग पे दो ठो sp3 एटम दिख रहा है हमको? तो देखिए इस बेंजीन पे, ये बेंजीन का रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन का रिंग है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? रिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, दो एटम को चूज कीजिए जो दोनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो हमको sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम को खोजना है। तो यहाँ पे देखिए ये एटम कुछ से चलते हैं, ये एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो दो से ज़्यादा sp3 मिल गया है, हमको मिनिमम दो चाहिए, दो मिल गया तो काम हो गया। तो दो ठो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम मिल गया है। उसके बाद है दोनों एटम पे ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। जैसे डबल बॉन्ड में हम लोग चेक करते थे कि जो भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा था उस एटम के पास दोनों ग्रुप डिफरेंट हुआ था, दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी रिंग के पास जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा उस एटम पे पास ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, इसके पास ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो अब हम लोगों को खोजना है कि इसके पास कौन कौन सा ग्रुप है। तो ये कार्बन चूंकि दो बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो अगर कार्बन दो बॉन्ड बना चुका होता है तो 4 - 2 दो बचा, तो उसके पास दो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। माने जितना sp3 एटम है सब sp3 एटम के पास एक एक करके हाइड्रोजन, दो करके हाइड्रोजन होगा। तो देखिए 6 ठो sp3 एटम मिला था, 6 sp3 एटम के पास, सब एटम के पास दो हाइड्रोजन है। लेकिन हमको चाहिए कि किसी भी दो ठो sp3 एटम को सिलेक्ट कीजिए। तो हम इस sp3 एटम को सिलेक्ट कर लिए हैं और इस sp3 एटम को सिलेक्ट कर लिए, हम इन दोनों से काम कर रहे हैं। अब इन दोनों एटम्स पे ग्रुप को डिफरेंट होना पड़ेगा। अब इस एटम पे चेक कीजिए कौन सा ग्रुप है। इस एटम पे एक ग्रुप है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन। इस एटम पे चेक कीजिए कौन सा ग्रुप है। इस एटम के पास जुड़ा है, एक ग्रुप है जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन। क्या ये दोनों हाइड्रोजन सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, लेकिन हमको ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए था। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे मिथाइल होना चाहिए था, तो हाइड्रोजन मिथाइल को डिफरेंट बोलते। यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे मिथाइल होना चाहिए था, तब हम लोग हाइड्रोजन मिथाइल को डिफरेंट बोलते। लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप सेम हो गया। दोनों ग्रुप सेम हो गया तो अगर सेम ग्रुप हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो साइक्लोहेक्सेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, हमको क्या करना है, दो ठो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम को खोजना है। तो देखिए ये एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बाकी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन हम लोग पहले किससे काम करेंगे? हम लोग क्वेश्चन में उस sp3 एटम से काम करेंगे जिस एटम से ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए इस एटम के साथ काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं काम कर सकते हैं? क्योंकि इस एटम के पास दो हाइड्रोजन होगा और दोनों हाइड्रोजन सेम हो गया। ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। चूंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम है तो सेम ग्रुप वाला अगर हो गया तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रूल है कि ग्रुप्स को डिफरेंट होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये सब कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम बीच में है उस सब कार्बन एटम के साथ हम काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन सब कार्बन एटम के पास सबके पास दो हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन माने एक हाइड्रोजन ऊपर दूसरा हाइड्रोजन नीचे, माने दोनों ग्रुप सेम हो गया। क्योंकि एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 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 सेम ग्रुप होता है और सेम ग्रुप हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग ये सब एटम्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हम इस sp3 एटम के साथ काम करेंगे और इस sp3 एटम के साथ काम करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर। जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम 3 बॉन्ड बना चुकेगा तो उसके पास एक हाइड्रोजन होगा। कैसे? 4 - 3 1। तो इसके पास एक हाइड्रोजन इस तरह से है।
ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये हमको खुद से पता करना पड़ेगा। जब कोई sp3 एटम 3 बॉन्ड बना रहा है तो जितना भी बॉन्ड बनाए उसको 4 से माइनस कर दीजिए, तो 4 - 3 कर देंगे तो 1, एक बचा, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है। अब इस ग्रुप पे चेक कीजिए, क्या ये ग्रुप डिफरेंट, क्या ये एटम डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा है या भी सेम ग्रुप के साथ जुड़ा है। तो ये एटम इथाइल के साथ जुड़ा है, एक ग्रुप है इथाइल, दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन। क्या इथाइल हाइड्रोजन बराबर है? इथाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट है, कैसे बराबर हो सकता है? तो इस एटम से साथ जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट हो गया। अब इस एटम पे आ जाइए, इस एटम के साथ एक ग्रुप जुड़ा है मिथाइल, दूसरा ग्रुप जुड़ा है मिथाइल। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 - 4 0, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं किए। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़ा है, एक ग्रुप है मिथाइल, दूसरा ग्रुप है मिथाइल, तो दोनों ग्रुप बराबर। यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट था लेकिन यहाँ पे ग्रुप बराबर हो गया। तो एक भी जगह हमको क्या चाहिए था? 2 ठो ऐसा sp3 एटम चाहिए था जिस दोनों एटम के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो हमको एक ठो sp3 मिला जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप था, लेकिन दूसरा sp3 नहीं मिल पाया जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होता। यहाँ भी सेम ग्रुप हो गए। तो मिनिमम 2 sp3 एटम चाहिए जिसके पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है, दूसरा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ भी मिथाइल सेम हो गया। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, 2 sp3 किसको सिलेक्ट कर लें? एक sp3 इसको सिलेक्ट कर लिए, एक sp3 इसको सिलेक्ट किए। इन सबको क्यों नहीं सिलेक्ट किए? क्योंकि सबके पास 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन होगी तो सेम ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके पास कौन कौन सा 2 ग्रुप है? एक ग्रुप है मिथाइल का ग्रुप, एक ग्रुप है हाइड्रोजन का ग्रुप। इसके पास एक ग्रुप है मिथाइल का ग्रुप, दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन का ग्रुप। मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप। 2 sp3 एटम ऐसा मिल गया जिसके पास डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथाइल हाइड्रोजन, एक मिथाइल हाइड्रोजन, 2 sp3 एटम जिसके पास डिफरेंट ग्रुप, 2 sp3 एटम जिसके पास डिफरेंट ग्रुप, तो 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पे आ जाइए, एक एटम इसको sp3 को सिलेक्ट किए, एक sp3 इसको सिलेक्ट किए। यहाँ भी 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। इस एटम के साथ जुड़ा हुआ 2 ग्रुप कौन सा? एक तो मिथाइल का, दूसरा हाइड्रोजन का, तो मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप। इस एटम से जुड़ा हुआ 2 ग्रुप, एक मिथाइल का, एक हाइड्रोजन का, मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप। 2 तो sp3 एटम मिल गया जिसके पास मिथाइल हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक sp3 इसको सिलेक्ट कर लिए, एक sp3 इसको सिलेक्ट किए। 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन तो एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन तो इसके पास एक हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट ग्रुप, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट ग्रुप, एक इथाइल एक हाइड्रोजन डिफरेंट, 2 sp3 एटम, दोनों sp3 एटम के पास डिफरेंट ग्रुप, तो 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक sp3 इसको पकड़ लिए, यहाँ पे एक sp3 इसको पकड़ लिए। ये sp3 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन तो इसके पास एक हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन। इस ग्रुप के पास एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो डिफरेंट ग्रुप, लेकिन इस एटम के पास एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बराबर। यहाँ पे सेम ग्रुप लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, तो एक ही तो sp3 मिल रहा है जिसके पास डिफरेंट ग्रुप, लेकिन दूसरे sp3 के पास सेम ग्रुप। तो एक मिनिमम 2 sp3 होना चाहिए जिसके पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही sp3 मिला जिसके पास डिफरेंट ग्रुप है, दूसरा sp3 के पास सेम ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक sp3 इसको पकड़ लिए, एक sp3 इसको पकड़ लिए। यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं, शॉर्टकट में याद रखेंगे, जब भी नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं किया रहेगा, हमको खुद से पता करना पड़ेगा कि जब नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन एक sp3 एटम, यहाँ पे एक इस कार्बन sp3 एटम, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास एक हाइड्रोजन। अब ये नाइट्रोजन एक sp3, ये दूसरा sp3, इसके पास 2 ग्रुप जुड़ा है, एक CH3 एक हाइड्रोजन, तो 2 डिफरेंट ग्रुप। ये नाइट्रोजन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर को भी हम लोग एक ग्रुप कंसीडर करेंगे, तो एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट ग्रुप। ये कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप, एक CH3 एक हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप। तो दोनों sp3 सेंटर मिल गया है, जो दोनों sp3 सेंटर के पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो 100% यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में हम लोग जानते हैं, जब ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेगा, तो एक लोन पेयर ऐसा, दूसरा लोन पेयर ऐसा, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो 2 sp3 सेंटर्स मिल चुका है। दोनों sp3 सेंटर पे अब हमको ग्रुप चेक करना है। यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है एक लोन पेयर, दूसरा जुड़ा है हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ पे है डिफरेंट ग्रुप। लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ एक जुड़ा है लोन पेयर, दूसरा जुड़ा है लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर बराबर हो गया। तो ये नाइट्रोजन के पास तो डिफरेंट ग्रुप था, एक तो हाइड्रोजन लोन पेयर को ग्रुप मानेंगे, तो एक ग्रुप लोन पेयर, दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन, तो ये डिफरेंट ग्रुप हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर ही है, तो दोनों लोन पेयर ही है तो सेम ग्रुप हो गया, और एक भी सेंटर के पास सेम ग्रुप हो जाएगा, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाए।
क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 सेंटर चाहिए जो दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। मिनिमम 2 सेंटर 100% चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो पाएगा। तो मिनिमम 2 सेंटर रहेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो रिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो रिंग में हमको बस इसी तरह से देख लेना है। जैसे फिर से देखिए फिर से हम लोगों को रिंग का सिस्टम दे दिया है। तो रिंग के सिस्टम में आ जाइए। 2 sp3 सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। ये सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो चूंकि इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इन दोनों सेंटर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये हो जाएगा sp3, ये sp3, ये sp3, sp3, किसी भी 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। इसको sp3 सिलेक्ट कर लेते, इसमें sp3 सिलेक्ट कर देते। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास भी दोनों हाइड्रोजन। तो दोनों ग्रुप बराबर, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर। तो दोनों ग्रुप बराबर हो गया, बराबर हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसमें आ जाइए, हमको 2 sp3 सेंटर सिलेक्ट करना है। इसको sp3 नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है। जब भी डबल बॉन्ड बना रहते तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इसको छोड़ के सब है sp3, माने ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। इसको एक sp3 सिलेक्ट करते हैं, दूसरा sp3 इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन, चूंकि 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसके बाद 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो इसके बाद 1 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे एक ग्रुप है मिथाइल, दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन। तो दोनों डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप हो गया डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो दोनों ग्रुप सेम ग्रुप। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे आ जाइए, 2 sp3 सेंटर सिलेक्ट कीजिए। एक sp3 सेंटर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा sp3 सेंटर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास होगा 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास होगा 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन आइटम के पास 2 ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल हाइड्रोजन। इस कार्बन आइटम के पास 2 ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल हाइड्रोजन। मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप। 2 sp3 सेंटर जिसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पहले से रहेगा जो हमको याद करना है। तो नाइट्रोजन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक लोन पेयर, एक OH डिफरेंट ग्रुप। कार्बन के पास 2 सेम ग्रुप, मिथाइल। तो दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास डिफरेंट ग्रुप है, लोन पेयर और ऑक्सीजन OH, लेकिन कार्बन के पास दोनों सेम ग्रुप, मिथाइल सेम ग्रुप हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, कार्बन ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में है तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। तो ऑक्सीजन के पास 2 ग्रुप है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो दोनों ग्रुप सेम हो गया। कार्बन के पास 2 ग्रुप है, एक मिथाइल, दोनों ग्रुप सेम, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे हम लोग पहले देखिए। अब ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो गया। मिक्सचर वाला क्वेश्चन कैसे? मिक्सचर वाला क्वेश्चन में है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है और रिंग भी है। हमको पता होता है कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, साथ में साथ रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। कैसे? जब रिंग में मिनिमम 2 sp3 एटम मिल जाए, जब दोनों sp3 एटम के पास डिफरेंट अगर ग्रुप हो तब रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप हो तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ये दोनों केसेस को एक साथ मिक्स करके ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमको दोनों पैरामीटर्स को कंसीडर करना है। पहला पैरामीटर कंसीडर करेंगे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन वाला, उसके बाद रिंग में चलेंगे, क्योंकि पहले कार्बन डबल बॉन्डेड वाला कार्बन चेक करना है। तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक कीजिए, ये है कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब दोनों कार्बन पे ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब
रिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो अब उसी इस कार्बन पे ग्रुप को चेक कीजिए, इस कार्बन से जुड़ा कौन सा ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा ये 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 ग्रुप है। क्या ये ग्रुप, देखिए अब हम लोग इस कार्बन के साथ ग्रुप को चेक करेंगे और इस कार्बन में ग्रुप को चेक करेंगे। इस कार्बन से जुड़ा ये ग्रुप और ये ग्रुप, क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप बराबर, कभी बराबर नहीं है। यहाँ पे CH2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो ये 2 हाइड्रोजन रखेगा। यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो कार्बन 1 हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH3, तो CH2 और CH3 डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो इस कार्बन से जो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, कैसे, एक है CH2 जुड़ा है और एक है CH3। अगर ये ऐसे हम लोग नहीं भी करें तो देख के ही समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेट चेन मिथाइल का कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल का बॉन्ड बना हुआ है। इधर मिथाइल का कोई बॉन्ड नहीं बना था, लेकिन इधर बना हुआ है। तो इधर का जो ग्रुप होगा, इधर का ग्रुप ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, क्योंकि इधर मिथाइल का ग्रुप है, इधर मिथाइल का ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया। या और एक क्या तरीका है करने का, मॉलिक्यूल को 50-50 तोड़ दीजिए। इस तरह से हम लोग डॉटेड लाइन को स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे, मॉलिक्यूल को 50-50 तोड़ दिए। अब देखिए क्या ये इसका मिरर इमेज बन रहा है, ये इसका मिरर इमेज नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल का ग्रुप है लेकिन यहाँ पे कोई मिथाइल का ग्रुप नहीं है, तो मिरर इमेज नहीं बन रहा है। मिरर इमेज नहीं बनता है तो डिफरेंट ग्रुप होता है। अब इधर आ जाइए, क्या इधर मिरर इमेज बन रहा है, तो इधर भी मिरर इमेज नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में ये मिथाइल का ग्रुप है, इस साइड में कोई मिथाइल का ग्रुप नहीं है, तो मिरर इमेज इधर भी नहीं बन रहा है, इधर भी मिरर इमेज नहीं बन रहा है। तो इधर भी डिफरेंट ग्रुप, इधर भी डिफरेंट ग्रुप, इधर भी डिफरेंट ग्रुप, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा दो डिफरेंट ग्रुप। तो 100% डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब हम लोग रिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन डबल बॉन्ड रिंग दोनों को मिक्स करके बना दिया गया है। तो रिंग पे रूल क्या है, दोनों रिंग पे काम करना पड़ेगा। रिंग का नियम है 2 sp3 एटम चाहिए, दोनों sp3 एटम के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो एक sp3 एटम इसको पकड़ लिए, ये कार्बन का sp3 नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना है, और जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो ये sp3, ये sp2, ये sp3, 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 इन चारों में से किसी को भी sp3 मान लीजिए। हम लोग इसको sp3 मान रहे हैं, क्या हमको इसके sp3 के साथ इसे sp3 के साथ कंसिडर करना है, क्या इन दोनों मिला के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा या नहीं। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। इसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए, एक तो हो गया मिथाइल का ग्रुप, एक तो हो गया हाइड्रोजन का ग्रुप। इसके पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तो दोनों सेम ग्रुप हो गया। तो इसके पास दोनों सेम ग्रुप, इसके पास डिफरेंट ग्रुप, तो एक भी एटम, तो हमको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, 2 ग्रुप एटम चाहिए था, जो दोनों ग्रुप के पास डिफरेंट होना चाहिए था। लेकिन हमको एक ही तो ग्रुप मिल रहा है जिसके पास डिफरेंट है, लेकिन एक ग्रुप के पास सेम है, तो सेम हो गया। इसके पास भी सेम रहेगा, इसके पास भी सेम रहेगा। तो अगर हमको मिनिमम 2 ऐसा एटम नहीं मिल रहा है कि दोनों एटम के पास डिफरेंट ग्रुप हो, तो 2 एटम नहीं मिल रहा है, तो ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। तो रिंग तो नहीं शो कर पाए, लेकिन ये डबल बॉन्ड शो कर रहा था। अब इस रिंग पे आ जाइए, तो इस रिंग पे 2 sp3 को सिलेक्ट कीजिए, एक sp3 इसको सिलेक्ट करिए, एक sp3 इसको सिलेक्ट करिए। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास होगा 2 हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप सेम हो गया। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट। यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम, दोनों ग्रुप डिफरेंट, दोनों ग्रुप सेम। अगर यहाँ पर भी डिफरेंट हो जाता तब बोलते कि रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये ग्रुप सेम हो गया है, बस यही डिफरेंट है। मिनिमम 2 चाहिए, यहाँ पे एक ही तो डिफरेंट हो रहा है, ये दूसरा वाला डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो अगर 2 होता तब बोलते, लेकिन एक ही तो है, तो एक तो है, तो यहाँ पे रिंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। तो देखिए मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पा रहा था, रिंग नहीं कर पा रहा है, रिंग नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में टोटल मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो टोटल मॉलिक्यूल करेगा या नहीं। अगर मॉलिक्यूल में एक भी पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे तो पूरा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका माने ये है कि 2 क्रॉस दिखा और 1 तो करेक्ट दिखा, इसका माने ये नहीं कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर एक भी जगह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो तो पूरा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, माने ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन के पास जब प्लस चार्ज आता है तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 लोन पेयर रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज नहीं था तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड सिस्टम है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में ऑक्सीजन के पास डिफरेंट ग्रुप, 1 लोन पेयर, 1 तो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के पास डिफरेंट ग्रुप। इस कार्बन के पास एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तो इस कार्बन के पास सेम ग्रुप लेकिन ऑक्सीजन के पास डिफरेंट ग्रुप, लेकिन इस कार्बन के पास सेम ग्रुप हो गया, सेम ग्रुप हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए, अब हम लोग क्यूमुलिन्स का केस और स्पाइरेन को मिक्स वाला केस करेंगे। क्यूमुलिन्स और स्पाइरेन्स में हमको क्या ध्यान में रखना है कि जब क्यूमुलिन का माने क्या होता है, क्यूमुलिन का सीधा माने होता है कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। इसका माने कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर रिपीट करते जाता है तब बोलते हैं कि सिस्टम में क्यूमुलिन का सिस्टम बन रहा है।
तो क्यूमुलिन का सिस्टम ऐसे समझेंगे, अगर डबल बॉन्ड के जस्ट बाद फिर से डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, अगर ऐसा सिस्टम दिख रहा है, इसका माने ये पूरा सिस्टम एक सिस्टम है और उस सिस्टम का नाम है क्यूमुलिन। अब इसके बीच में अगर एक रिंग को ऐसे करके जोड़ दिया गया है तो हम लोग रिंग को ऐसा नहीं मानेंगे कि ये डबल बॉन्ड और ये रिंग एक 3 सिस्टम हो गया, ऐसा नहीं। अगर 3 डबल बॉन्ड इस तरह से है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इस 3 डबल बॉन्ड के बीच में अगर एक ऐसा रिंग को जोड़ दिया जाता है तो हम लोग रिंग को हटा के एक डबल बॉन्ड ही रख देंगे, क्योंकि रिंग का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होता है और डबल बॉन्ड का भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होता है। तो चूंकि दोनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर होता है तो हम लोग किसी एक को दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर 3, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे एक रिंग। अब हम लोग शॉर्टकट में क्या करेंगे, चूंकि रिंग सिमेट्रिकल है तो ध्यान रखिएगा, ये जो डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके, रिंग को रिप्लेस करके डबल बॉन्ड कर देते हैं, ये शॉर्टकट तभी अप्लाई होता है जब हमारा रिंग सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल रिंग कैसे होता है, 4 मेंबर का ऐसा रिंग को सिमेट्रिकल बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल रिंग कैसे हो गया, क्योंकि इसको जब 50-50 तोड़ेंगे तो एक 50% ऊपर का पार्ट 50% नीचे के पार्ट से एकदम मिरर इमेज बन जाएगा। तो मिरर इमेज जो बनता है रिंग 4 मेंबर का, तो इसको इस रिंग को सिमेट्रिकल बोलेंगे। लेकिन यहीं पे मान लीजिए इस मिथाइल को जोड़ देता तब ये सिमेट्रिकल नहीं होता, क्योंकि अब ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो जब मिरर इमेज बनेगा तभी सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों रिंग मिरर इमेज बनाएगा, क्योंकि जब इस तरह से मॉलिक्यूल को तोड़ दीजिएगा तो ऊपर का पार्ट, इस रिंग का ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट का मिरर इमेज, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट का मिरर इमेज, माने रिंग सिमेट्रिकल है। अगर स्पाइरेंस का रिंग सिमेट्रिकल होता है तो स्पाइरेन को हम लोग एक रिंग को डबल बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमको सीधा एक रिंग है, इसको डबल बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर दीजिए, इस रिंग को डबल बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर दीजिए। अब देखिए क्या ये क्यूमुलिन का सिस्टम बन गया, कैसे, यहाँ पर है कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन। तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये क्यूमुलिन का क्वेश्चन बन गया है। और इसमें क्यूमुलिन का कितना सिस्टम है, क्यूमुलिन का एक सिस्टम है, और एक सिस्टम में कितना डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड माने ऑड नंबर, माने ये ऑड क्यूमुलिन है। तब ऑड क्यूमुलिन होता है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन इवन क्यूमुलिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ऑड क्यूमुलिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, जब उसके पास ग्रुप्स डिफरेंट होगा। किसके पास ग्रुप डिफरेंट होगा, एंड कार्बन के पास ग्रुप डिफरेंट होगा। एंड कार्बन कौन सा है, ये हमारा क्यूमुलिन का सिस्टम, इस क्यूमुलिन के सिस्टम के पास एंड कार्बन कौन सा है, देखिए ये हमारा क्यूमुलिन का सिस्टम है। तो ये क्यूमुलिन के सिस्टम के पास एंड कार्बन, ये कार्बन एंड कार्बन है और ये कार्बन एंड कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन पे चेक करना है कि ग्रुप्स डिफरेंट है या ग्रुप सेम है। तो देखिए अब इन दोनों कार्बन पे चेक करना है, तो ये कार्बन के साथ एक जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा जुड़ा है मिथाइल। तो हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो ये एंड कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप है। इस एंड कार्बन के पास आ जाइए, इस एंड कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, दूसरा मिथाइल, डिफरेंट ग्रुप हो गया। इस एंड कार्बन देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब क्यूमुलिन का क्वेश्चन आएगा, जैसे इस तरह से क्यूमुलिन का क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, ये क्यूमुलिन का रिंग है, तो क्यूमुलिन का जो रिंग होगा उस क्यूमुलिन का जो कंटिन्यूअस चेन होगा उस चेन को एक कंप्लीट क्यूमुलिन जैसे इस तरह से मान लेंगे, एक कंप्लीट सिस्टम मान लेंगे। कंप्लीट सिस्टम मानने के बाद एकदम एंड कार्बन को टिक कर देंगे, एंड कार्बन को मार्क कर लेंगे, इसलिए क्योंकि हमको एंड कार्बन पे जो ग्रुप जुड़ा है उस ग्रुप से काम है। वो ग्रुप डिफरेंट हुआ तब ऑड क्यूमुलिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन अगर इवन क्यूमुलिन है, माने 2 डबल बॉन्ड हो, 4 डबल बॉन्ड हो, 6 डबल बॉन्ड हो, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड था, 3 डबल बॉन्ड कैसे था, एक रिंग को डबल बॉन्ड मान लिए, तो 2 रिंग, तो 2 डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड पहले से था, तो 3 डबल बॉन्ड। तो ऑड क्यूमुलिन में एंड कार्बन कौन सा, एंड कार्बन ये कार्बन है, एंड कार्बन ये कार्बन है। इस कार्बन के बाद 2 ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट ग्रुप हो गया। तब जब एंड कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप होता है तब हम लोग बोलते हैं कि क्यूमुलिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। इस तरह से, जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्यूमुलिन है, कैसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। ऐसा जरूरी नहीं है क्यूमुलिन में कि क्यूमुलिन का माने ये नहीं होता है कि सिर्फ कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हो। क्यूमुलिन का सीधा मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद फिर से डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड। इसके बीच में कोई भी एटम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, उसका मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर भी क्यूमुलिन है, कैसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, ऐसे जब डबल बॉन्ड रिपीट करते जाता है तो उसको हम लोग क्यूमुलिन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, क्यूमुलिन का कंप्लीट सिस्टम, ये एक सिस्टम हो गया क्यूमुलिन का। क्यूमुलिन पे एंड एटम्स कौन सा है,
यहाँ पे एंड एटम है नाइट्रोजन, यहाँ पे एंड एटम है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे ग्रुप को चेक कीजिए, यहाँ पे एक ग्रुप है मिथाइल, दूसरा ग्रुप चूंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल के फॉर्म में है, चूंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। ये नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप जुड़ा है मिथाइल, नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है तो नाइट्रोजन के पास होगा लोन पेयर। तो क्या नाइट्रोजन के पास देखिए ये कितना डबल बॉन्ड बन रहा है, ये क्यूमुलिन का में ये इस क्यूमुलिन में जो क्यूमुलिन इतना दूर का क्यूमुलिन हमारा है उसमें एंड कार्बन नाइट्रोजन, एंड एटम नाइट्रोजन, इस क्यूमुलिन एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, तो तीन डबल बॉन्ड मैंने ऑड क्यूमुलिन। ऑड क्यूमुलिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब ग्रुप्स डिफरेंट हो, एंड एटम पे जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट हो। एंड एटम पे एक ग्रुप जो है लोन पेयर, एक है मिथाइल डिफरेंट ग्रुप, एक ग्रुप जो है लोन पेयर, एक है मिथाइल डिफरेंट ग्रुप हो गया, 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इस क्वेश्चन को अगर हमको करना हो, नीचे वाले क्वेश्चन में हम लोग फिर से वही केस को यूज कर लेंगे। अगर हमारा स्पाइरेंस का रिंग सिमेट्रिकल है तो रिंग को हम लोग डबल बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिंग को डबल बॉन्ड के साथ तभी रिप्लेस किया जाएगा जब हमारा रिंग सिमेट्रिकल हो। तो देखिए अब हम लोग सीधा रिंग को डबल बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। देखिए जैसे ये हम लोग का सिस्टम दे दिया है। इस सिस्टम में देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, क्या करना है हमको, कुछ नहीं, हमको पता है ये रिंग सिमेट्रिकल रिंग है, 4 मेंबर का सिमेट्रिकल रिंग है। कैसे सिमेट्रिकल पता लग रहा है, इस तरह से डॉट इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। तो जब भी डॉट इस तरह से ड्रॉ किए तो 4 मेंबर का सिमेट्रिकल रिंग हो गया। सिमेट्रिकल रिंग है तो सिमेट्रिकल रिंग को हम लोग एक सिमेट्रिकल रिंग को एक डबल बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर लेंगे। माने ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे CH3 बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन है। देखिए यहाँ पे कार्बन शो नहीं किया हुआ है लेकिन हमको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक कार्बन भी है और ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होगा। अब उसके बाद एक रिंग है तो रिंग बने डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक कार्बन, तो कार्बन, फिर एक रिंग, तो रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर ली, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर H और फिर CH3। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलिन का सिस्टम। और इस क्यूमुलिन के सिस्टम के पास कितना एड ग्रुप्स जुड़ा हुआ है, तो बस हमें उसे देख लेना है कि इस क्यूमुलिन सिस्टम के पास कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए तो इस तरह से था कार्बन के बाद फिर से इस तरह से डबल बॉन्ड कार्बन, फिर CH3। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलिन का सिस्टम। क्यूमुलिन का सिस्टम में कितना डबल बॉन्ड बन रहा है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। अब क्यूमुलिन के सिस्टम में एंड एटम को चेक कीजिए। तो ये है एक एंड एटम, दूसरा ये एक एंड एटम। तो एंड एटम के पास ग्रुप को चेक करना है क्योंकि ये ऑड क्यूमुलिन है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड बनना है। 3 डबल बॉन्ड बनना माने ऑड क्यूमुलिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। वहीं पे मान लीजिए एक रिंग को हटा देते तो बस एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, इवन क्यूमुलिन, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑड क्यूमुलिन है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कब, जब ग्रुप्स डिफरेंट जुड़ा हो। किसके पास ग्रुप डिफरेंट जुड़ा होना चाहिए, एंड एटम पे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो एक एटम है हाइड्रोजन, दूसरा है CH3, हाइड्रोजन और CH3। इस कार्बन के साथ एक एटम जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा एटम जुड़ा है CH3। इसके साथ एक जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा जुड़ा है CH3। हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट ग्रुप, हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट ग्रुप है तो 100% इस मॉलिक्यूल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, कार्बन डबल बॉन्डेड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन प्लस। ये भी क्यूमुलिन का सिस्टम है। कैसे, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, क्यूमुलिन का सिस्टम। ऑक्सीजन एक कंप्लीट क्यूमुलिन का सिस्टम। अब इस क्यूमुलिन के सिस्टम पे चेक कीजिए, एंड कार्बन को नोटिफाई कीजिए। इस क्यूमुलिन के सिस्टम पे एंड कार्बन ऑक्सीजन, एंड एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के साथ कौन सा दूसरा ग्रुप जुड़ा है, एक ग्रुप जुड़ा है लोन पेयर, दूसरा ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक ग्रुप जुड़ा है लोन पेयर, दूसरा ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन। लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, तो 100% यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्योंकि ये भी ऑड क्यूमुलिन ही था। ऑड क्यूमुलिन में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, इवन क्यूमुलिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फिर से ऑड क्यूमुलिन है। कैसे क्यूमुलिन, डबल बॉन्ड क्यूमुलिन। तो ये कंप्लीट क्यूमुलिन का सिस्टम, ये एंड कार्बन से 2 ग्रुप एटम जुड़ा है, एक हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट ग्रुप, ऑड क्यूमुलिन 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से नीचे में देखिए, फिर से नीचे में एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड माने इवन क्यूमुलिन में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो इस तरह से क्यूमुलिन का क्वेश्चन आ जाए तो क्यूमुलिन के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्यूमुलिन में इवन क्यूमुलिन माने 2 डबल बॉन्ड हो, सिस्टम में लगातार 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड बन गया फिर से डबल बॉन्ड बन गया, लगातार 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो लगातार 2 डबल बॉन्ड या लगातार 3 डबल बॉन्ड, इसको हम लोग क्यूमुलिन बोलते हैं। तो इवन क्यूमुलिन हो माने लगातार 2 डबल बॉन्ड या फिर लगातार 4 या 6 डबल बॉन्ड हो तो इवन क्यूमुलिन में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑड क्यूमुलिन में ही होगा। ऑड क्यूमुलिन में तभी होता है जब उसका एंड वाला ग्रुप के पास डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ा हो, एंड वाला ग्रुप के पास डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो, तभी ऑड उसमें ज्योमेट्रिकल, ऑड क्यूमुलिन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। जैसे देख लीजिए
कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दिया गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे इस रिंग को डाल दिया गया है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 बस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से एक रिंग को, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल स्पाइरेन कंपाउंड दे दिया गया है। अनसिमेट्रिकल स्पाइरेन कंपाउंड को हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। अनसिमेट्रिकल स्पाइरेन कंपाउंड में इस तरह से हमको पता करना पड़ेगा कि जब अनसिमेट्रिकल स्पाइरेन कंपाउंड का शॉर्ट रूल ये है कि हम लोग किसी भी एक रिंग को पकड़ लीजिए कि एक रिंग हमारा बेस रिंग है, और बेस रिंग को पकड़ के हम लोग आगे का काम करेंगे। अब जैसे बेस रिंग में से हम लोग किसी भी एक रिंग को पकड़ेंगे जिसको बेस मानना है, और उसके बाद उस रिंग में हमको चेक करना पड़ेगा। जब एक रिंग को बेस मानेंगे तो दूसरे रिंग को हमको खोल देना पड़ेगा। एक रिंग को बेस मानेंगे तो दूसरा रिंग को खोल देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए इस क्वेश्चन में चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया नहीं। देखिए सिमेट्रिकल स्पाइरेन कैसे, 4 मेंबर का रिंग है, 4 मेंबर का ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है। इस तरह से डॉटेड लाइन को ड्रॉ कीजिए। ऊपर का मिरर इमेज नीचे का, ऊपर का मिरर इमेज नीचे का, ऊपर का मिरर इमेज अगर नीचे बनता है 100% सिमेट्रिकल को क्या करना है, इस रिंग को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड कीजिए, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, रिंग को हटा के कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन कर दीजिए। तो यहाँ पे रिंग था, डबल बॉन्ड था, रिंग था, डबल बॉन्ड था, तो रिंग को हटा के डबल बॉन्ड कर दिए, रिंग डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड रखे, रिंग को हटा के डबल बॉन्ड कर दिए। अब डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये हो गया क्यूमुलिन। 3 डबल बॉन्ड, तो ऑड क्यूमुलिन में एंड कार्बन, ये एंड कार्बन के साथ एक जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा जुड़ा है CH3, एक जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा जुड़ा है CH3, एंड एटम पे डिफरेंट ग्रुप, ऑड क्यूमुलिन 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड रिंग, सिमेट्रिकल रिंग, तो रिंग को हटाइए, रिंग को हटा के यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन कर दीजिए। तो कितना क्यूमुलिन बन रहा है, 2 डबल बॉन्ड का क्यूमुलिन बन रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे, सीधा हमने डबल बॉन्ड को हटाया, और डबल बॉन्ड को हटाने के बाद उसको हम लोग रिंग के साथ रिप्लेस कर दी। हम लोग सीधा यहाँ पे इस तरह का हमारे पास रिंग था और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस तरह का सिस्टम था हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये जो रिंग है इस रिंग को हमने डबल बॉन्ड के साथ रिप्लेस किया। जो रिप्लेस कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड का क्यूमुलिन बन रहा है, पहले समझिए क्यूमुलिन वाला सिस्टम है या फिर डबल बॉन्ड वाला सिस्टम। देखिए यहाँ पे गलती एक जगह पे हो सकता है कि हम लोग कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, और कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो हम लोग इसको इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। इसका माने ये है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन नॉर्मल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला है जो हमने सबसे पहला केस में सीखे थे, जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होता था, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता था, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होता था। तो ये क्यूमुलिन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यूमुलिन तब होगा जब डबल बॉन्ड एक दूसरे के बाद होगा, और उस सब डबल बॉन्ड को मिला के एक सिस्टम मानेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 डबल बॉन्ड है तो 3 सिस्टम मान लिए। जितना डबल बॉन्ड एक साथ जुड़ा होगा सब डबल बॉन्ड को मिला के एक सिस्टम मानना है। जैसे यहाँ पे एक रिंग था और एक डबल बॉन्ड था, तो रिंग को चेंज कर लिए डबल बॉन्ड में जो शॉर्टकट की तरह, और डबल बॉन्ड को लिख लिए डबल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड एक दूसरे के बाद, जब भी डबल बॉन्ड एक दूसरे के बाद तो ये हो गया क्यूमुलिन। क्यूमुलिन में 2 डबल बॉन्ड है, माने इवन क्यूमुलिन कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये भी फिर 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया। कैसे 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया, एक रिंग वाला क्वेश्चन और एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन वाला क्वेश्चन। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप जुड़ा है मिथाइल, दोनों ग्रुप है डिफरेंट। तो यहाँ पे इस कार्बन से 2 ग्रुप डिफरेंट जुड़ा है। इस कार्बन एटम में कौन सा ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है CH2, यहाँ पे जुड़ा है CH। तो यहाँ भी ग्रुप हो गया डिफरेंट। कैसे यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक कार्बन था 2 बॉन्ड बना रहा था, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन था 3 बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन होगा। तो इस कार्बन से जुड़ा है लेफ्ट में CH2, राइट में CH,
CH2CH डिफरेंट ग्रुप, तो इस कार्बन एटम के पास भी डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन एटम के पास भी डिफरेंट ग्रुप, दोनों कार्बन एटम के पास डिफरेंट ग्रुप, तो ये वाला पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब रिंग के पास आ जाइए, रिंग के पास आने के लिए दो sp3 मेंबर चूज करना पड़ेगा, एक sp3 मेंबर इसको चूज कर ली, एक sp3 मेंबर इसको चूज कर ली। इस sp3 मेंबर के पास दो हाइड्रोजन, दो की सेम ग्रुप हो गया, लेकिन इस sp3 मेंबर के पास 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप हो गया। लेकिन इस sp3 मेंबर के पास दोनों हाइड्रोजन तो सेम ग्रुप, तो दोनों, तो हमको बस एक ही तो sp3 मेंबर मिल रहा है जिसके पास डिफरेंट ग्रुप है, एक ही sp3 मेंबर रिंग में मिले जिसके पास डिफरेंट ग्रुप हो, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, मिनिमम 2 मिलना चाहिए मेंबर। तो रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है, ये पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। इस कार्बन एटम को चूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये और हम लोग को कैसे पता लगा कि ये कार्बन डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, इस कार्बन के पास ये ग्रुप डिफरेंट है। इसको पता करने का और तरीका है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डॉट लाइन को ड्रॉ कीजिए, अब डॉट लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड को मिलाइए। क्या राइट साइड लेफ्ट साइड एक साथ बराबर है? तो राइट साइड में देखिए एक डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, क्या इधर डबल बॉन्ड आ रहा है? इधर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, माने राइट और लेफ्ट एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है माने राइट का ग्रुप लेफ्ट का ग्रुप का डिफरेंट ग्रुप है। अगर सेम ग्रुप होता तब मिरर इमेज बन जाता, मिरर इमेज नहीं बन रहा है माने डिफरेंट ग्रुप है। तो इस कार्बन एटम के पास भी डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन के एटम के पास भी डिफरेंट ग्रुप, दोनों कार्बन एटम के पास डिफरेंट ग्रुप, तो इस मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा, तो पूरा सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लिए। अब देखिए, अब हमको इसमें पता करना है कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो उसका अब हम लोग रिंग वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको चेक करना पड़ेगा। तो रिंग के लिए बस एक ही बात आता है, जब रिंग आ जाए। अब देखिए, अब हम लोग इतना दूर तक सिमेट्रिकल स्पाइरेंस वाला कंपाउंड किए थे, अब हम लोग एसिमेट्रिकल स्पाइरेन को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शॉर्टकट के हिसाब से, वो सीखेंगे। जब हमको एसिमेट्रिकल स्पाइरेन आ जाए तो सिमेट्रिकल स्पाइरेन पता करने का तरीका है कि रिंग को बीच से तोड़ दीजिए, बीच से तोड़ने के बाद अगर मिरर इमेज बने तो सिमेट्रिकल स्पाइरेन, लेकिन मिरर इमेज नहीं बने तब एसिमेट्रिकल स्पाइरेन। तो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये स्पाइरो कंपाउंड है। कैसे स्पाइरो कंपाउंड? दो रिंग एक साथ जुड़ा रहता है और बीच में एक कॉमन sp3 सेंटर हो तब उसको स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये स्पाइरो कंपाउंड है और दो स्पाइरो रिंग्स एक साथ जुड़ गए हैं तो ये स्पाइरेन कंपाउंड हो गया। अब क्या ये स्पाइरेन कंपाउंड सिमेट्रिकल है? तो ये तो 4 मेंबर का स्पाइरेन रिंग लग रहा है, एक ऑक्सीजन दूसरा कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, 4 मेंबर, इधर भी 4 मेंबर, तो 4 मेंबर का रिंग तो सिमेट्रिकल जनरली क्वेश्चन में होता है। लेकिन यहाँ पे रिंग सिमेट्रिकल नहीं है। कैसे पता लगा सिमेट्रिकल नहीं है? यहाँ से एक डॉट लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। डॉट लाइन को तोड़ कर, जब भी डॉट लाइन को ड्रॉ किए तो ये डॉट लाइन मॉलिक्यूल को 2 भाग में तोड़ दिया है, एक अपर पार्ट में लोअर पार्ट में। क्या अपर पार्ट लोअर पार्ट का मिरर इमेज है? तो नहीं है। क्या लोअर पार्ट अपर पार्ट का मिरर इमेज है? मिरर इमेज नहीं है। सीधा सीधा समझिए, अगर इस मॉलिक्यूल को 50-50 इस तरह से तोड़ देते हैं तो क्या ऊपर में मॉलिक्यूल जैसे दिखने में लगता है नीचे में भी सेम लगता है? नहीं लगता है। कैसे? ऊपर में ऑक्सीजन है नीचे में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है नीचे मिथाइल ग्रुप नहीं है। इसका माने कि ये जो स्पाइरेन है ये एसिमेट्रिकल स्पाइरेन है। एसिमेट्रिकल स्पाइरेन को करने का शॉर्टकट ये है, किसी भी एक रिंग को बेस रिंग पकड़िए। तो हम लोग मान लीजिए इस रिंग को बेस रिंग पकड़ रहे हैं। अब जिस रिंग को तरीका समझिए, 2 रिंग में से किसी भी एक रिंग को बेस रिंग पकड़ना है, तो हमने इस रिंग को बेस रिंग पकड़ लिया है। अब जिसको बेस रिंग पकड़े हैं उस रिंग को ड्रॉ कर लीजिए। तो इस रिंग को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसको बेस रिंग पकड़े थे, तो जिसको बेस रिंग पकड़ेंगे उसको वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए। अब बचा बाकी का रिंग ये। अब इस रिंग को तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे? इस रिंग को इस लाइन की तरह ही 50-50 तोड़ देना है। कैसे? इस रिंग को यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, तो ये रिंग टूट गया। टूट गया तो इसके पास कौन कौन सा ग्रुप बचा है? नीचे में ये ग्रुप बचा, ऊपर में ये ग्रुप बचा। तो इस रिंग को हमने तोड़ दिया। जो देखिए जो बेस रिंग है उसको ड्रॉ कीजिए, बाकी रिंग को 50-50 तोड़ दीजिए। तो इस रिंग को हमने 50-50 तोड़ दिया है। तो इस रिंग के ऊपर में ये ग्रुप जुड़ा है। जैसे इस एटम से ऊपर में एक ऑक्सीजन और एक मिथाइल का ग्रुप, और यहाँ पे नीचे में इस तरह से ग्रुप और ये ग्रुप। तो ये तो हमने क्या किया, सीधा जो रिंग था उसको ऐसे लिख दिया और इसको 50-50 तोड़ दिए। तो इस रिंग से तो इस क्वेश्चन को हमने इसमें तोड़ दिया है। अब देखिए, अब इस रिंग को तोड़ दिया है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं रहा क्योंकि रिंग टूट गया है, लेकिन ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी भी है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे पता करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? 2 sp3 सेंटर होना चाहिए, दोनों में डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो ये एक sp3 सेंटर, ये भी एक sp3 सेंटर। क्या इसके पास डिफरेंट ग्रुप है? ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, एक CH3 एक हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। क्या यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है? यहाँ पे 100% डिफरेंट ग्रुप है। कैसे? यहाँ पे एक ग्रुप ये वाला जिसके साथ ऑक्सीजन और मिथाइल जुड़ा है, एक ग्रुप नीचे वाला जिसके पास CH2 CH3 जुड़ा है। तो एक ऑक्सीजन मिथाइल का ग्रुप ऊपर में और CH2 CH3 का ग्रुप नीचे में। तो एक ऑक्सीजन मिथाइल का ग्रुप, एक CH2 CH3 का ग्रुप। ऑक्सीजन मिथाइल का ग्रुप, CH2 CH3 का ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप। यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप। तो 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा क्योंकि दोनों सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ भी
दो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी दो डिफरेंट ग्रुप, तो दोनों जगह पे दो डिफरेंट ग्रुप, तो दोनों जगह पे मिनिमम दो सेंटर मिल गया है, जो दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप है, तो अब सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब हम लोग इसको ऐसे भी तो सोच सकते थे कि इसको बेस रिंग पकड़ लेते और इसको तोड़ देते, तो ऐसा कर लीजिए। अब हम लोग बेस रिंग इसको पकड़े हैं, तो जिसको बेस रिंग पकड़े हैं उसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इस रिंग को तोड़ देना है, तो इस रिंग को इस तरह से तोड़ दिए, तो हमको दो ग्रुप इस तरह से बचा, इस तरह से बच गया। अब क्या देखिए, क्या अब इस रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है? तो जो रिंग में हमको दो सेंटर चाहिए, दो सेंटर sp3 होना चाहिए। ऑक्सीजन है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो न्यूट्रल फॉर्म में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। हमको क्या करना है, हम ये रिंग तो टूट गया है, तो ये रिंग नहीं है, रिंग है ये, क्योंकि बेस रिंग इसको पकड़े थे, जिसको बेस रिंग पकड़ेंगे उसको नहीं तोड़ेंगे, बाकी रिंग को तोड़ दिए हैं। अब इस रिंग को बेस रिंग पकड़े हैं, तो बेस रिंग के पास मिनिमम दो sp3 हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए। तो एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम ये हो गया, दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज एटम ये ऑक्सीजन को मान लिए, ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इस एटम के पास क्या डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है? 100% डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है। कैसे? ये ग्रुप CH2CH3, लेकिन ये ग्रुप CH3CH3 CH3CH3 और CH2CH3 डिफरेंट ग्रुप है। तो इस एटम के साथ जुड़ा है, ऊपर में डिफरेंट ग्रुप, नीचे में डिफरेंट ग्रुप। तो इस एटम, इस sp3 सेंटर के पास डिफरेंट ग्रुप है। अब इस sp3 सेंटर के पास चेक कीजिए, क्या इसके पास डिफरेंट ग्रुप है? इसके पास डिफरेंट ग्रुप नहीं है। कैसे? इसके पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर तो सेम ग्रुप हो गया। तो इसके पास सेम ग्रुप और लेकिन इसके पास डिफरेंट ग्रुप। तो अब जब हम लोग बेस रिंग इसको पकड़े थे, तब हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट ग्रुप मिल गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप नहीं मिल रहा है, दोनों सेम ग्रुप मिल गया है। तो अगर दो में से एक ही अगर ऐसा सेंटर मिलता है जो एक सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप हो लेकिन एक सेंटर पे सेम ग्रुप हो, तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। इसका माने इस मॉलिक्यूल को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अनसिमेट्रिकल स्पाइरल को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। दोनों केस को हमको फॉलो करना है। पहला केस, एक रिंग को बेस रिंग पकड़िए और दूसरे रिंग को तोड़ दीजिए, जो हमने ये किया है। इसको बेस रिंग पकड़े, इस रिंग को तोड़ दिए। नेक्स्ट, दूसरे रिंग को बेस रिंग पकड़िए और फर्स्ट रिंग को तोड़ दीजिए, ऐसा किए। तो दोनों केस को आपको चेक करना पड़ेगा। दोनों केस को चेक करेंगे, उस दोनों केस में से अगर एक भी केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है, जैसे इस केस में एक में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा था, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा था, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा था। अगर एक भी केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है तो सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमको दोनों केस को सॉल्व करना है। एक केस में एक रिंग को बेस रिंग पकड़िए, दूसरे को तोड़ दीजिए। सेकेंड केस में दूसरे को बेस रिंग पकड़िए, फिर तीसरे को तोड़ दीजिए। अब देखिए, जैसे हमको ये सेकंड क्वेश्चन करना है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये हो गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दोनों रिंग आइडेंटिकल है, तो किसी एक को बेस रिंग पकड़ लीजिए। तो इसको बेस रिंग पकड़ लिए, जिसको बेस रिंग पकड़ लिए उसको लिख लीजिए, उसको लिख लिए। बाकी इस रिंग को तोड़ दीजिए। इस रिंग को हमने इस तरह से तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो ऊपर में ये ग्रुप बचेगा, नीचे में ये ग्रुप बचेगा। क्या इस रिंग के पास, अब ये रिंग तो टूट गया, लेकिन ये रिंग के साथ सॉल्व करने का तरीका, दो sp3 सेंटर होना चाहिए। एक sp3 सेंटर ऑक्सीजन को पकड़े, दूसरा sp3 सेंटर इसको पकड़ते। क्या इसके पास डिफरेंट ग्रुप है? इस सेंटर के पास, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पे है क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल है, तो इस ग्रुप सेंटर के पास दोनों ग्रुप सेम हो गया। लेकिन इस सेंटर के पास एक ग्रुप ऑक्सीजन और इधर एक ग्रुप CH2CH3 ऑक्सीजन CH3, तो ये ग्रुप डिफरेंट ग्रुप। तो इस सेंटर के पास तो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस सेंटर के पास सेम ग्रुप है। तो इस सेंटर के पास डिफरेंट ग्रुप, इस सेंटर के पास सेम ग्रुप, तब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि इसको बेस रिंग पकड़ के इसको तोड़ते, इसको बेस रिंग पकड़िए, इसको तोड़िए, तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो इधर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ, इधर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ, तो दोनों केस में क्रॉस, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने का क्या है, तो ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। कैसे? ये दोनों रिंग बराबर, जब दोनों रिंग बराबर होता है तो किसी एक को बेस रिंग पकड़िए। तो इसको बेस रिंग पकड़े, उसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद इसको बेस रिंग पकड़े तो इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए तो हमको बचा ये स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर बचा ये। अब क्या इन दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? इस रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। हमने क्या किया है, इसको बेस रिंग पकड़े, इसको बेस रिंग पकड़े, इसको ड्रॉ कर लिए। अब ये जो रिंग था इस तरह से, इसको तोड़ दिए। जब इस रिंग को यहाँ से तोड़ देंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर बना तो हमारा ये है रिंग, ये तो रिंग नहीं रहा क्योंकि ये रिंग टूट गया है, तो ये रिंग नहीं रहा। अब ये रिंग है, ये रिंग है। तो इस रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने का तरीका है कि रिंग के पास मिनिमम दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। तो मिनिमम दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को खोजना पड़ेगा। कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज एटम? ये भी sp3, ये भी sp3। तो इसको sp3 पकड़े, इसको sp3 पकड़े। इस sp3 एटम के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके पास एक हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास देखिए तो एक है CH3, एक हाइड्रोजन, तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। यहाँ पे देखिए CH CH3 CH2CH3 डिफरेंट ग्रुप हो गया। देखिए CH और CH2CH3 सेम ग्रुप कैसे हो सकता है? CH और दो CH3, लेकिन एक CH2
CH और CH2 डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप, तो 100% इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, इसमें चेक करना है। इसमें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बीच वाले रिंग को बेस रिंग पकड़ लेते हैं। तो बीच वाले रिंग को बेस रिंग पकड़ लिए, तो बीच वाले रिंग को ड्रॉ कर लीजिए। तो बीच वाले रिंग को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब जो रिंग को बेस नहीं पकड़े हैं उसको तोड़ दीजिए। तो इसको बेस नहीं पकड़े तो इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए। तो इस तरह से हमको बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा। अब देखिए, अब इसको बेस रिंग पकड़े हैं, इस दोनों रिंग को तोड़ दिए, तो रिंग को तोड़ दिए। अब रिंग के पास मिनिमम 2 सेंटर होना चाहिए, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। 2 सेंटर को पकड़िए, हमको यहाँ पे 4 सेंटर दिख रहा है, एक sp3 सेंटर, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। अब इन दोनों सेंटर के साथ काम कीजिए। यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा है, ऊपर में है CH2 CH3, नीचे में भी है CH2 CH3, ऊपर में CH2 CH3 CH2 CH3, दोनों ग्रुप बराबर, CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे दोनों ग्रुप बराबर, CH2 CH3 CH2 CH3, दोनों ग्रुप बराबर, दोनों ग्रुप बराबर। तो ये दोनों सेंटर को हम लोग नहीं ले सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, क्योंकि सेंटर के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। यहाँ भी CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, दोनों ग्रुप सेम ग्रुप है, तो सेंटर को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। बच्चा ये सेंटर दोनों सेंटर को चेक कीजिए। इस सेंटर के पास जो कार्बन है वो कार्बन 3 बार बना रहा है, 3 बार बना रहा है, तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। कार्बन 3 बार बना रहा है तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। इस सेंटर के पास 2 डिफरेंट ग्रुप, एक CH3 एक हाइड्रोजन, एक CH3 एक हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप है। 2 सेंटर मिल गया, दोनों सेंटर के पास डिफरेंट ग्रुप है, तो 100% ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। अब मान लीजिए इसी मॉलिक्यूल में हमको क्वेश्चन बोल दे कि हमको ये तो पता लग गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, लेकिन इसका कैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखाइए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का सीधा तरीका है, जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को सीधा लिख दीजिए। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने समय कुछ तोड़ना नहीं है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब रिंग को लिख दिए। रिंग को लिखने के बाद चेक कीजिए कौन कौन सा सेंटर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। तो ये सेंटर शो कर रहा था, ये सेंटर के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ। तो जिस सेंटर के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ उस सेंटर पे ग्रुप को देखिए। इस सेंटर के पास कौन सा ग्रुप है? इस सेंटर के पास एक ग्रुप है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप है CH3। इस सेंटर के पास एक ग्रुप है CH3, एक ग्रुप है हाइड्रोजन। अब ये दोनों ग्रुप को हमको 2 डिफरेंट वे में अरेंज करना है। 2 डिफरेंट वे में कैसे अरेंज करेंगे? एक कॉन्फ़िगरेशन में CH3 को ऊपर रख दिए और हाइड्रोजन को बोर्ड के प्लेन के भीतर में रख दिए। क्या किए हैं? CH3 है, यहाँ पे कार्बन के साथ CH3 और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो CH3 को बोर्ड के प्लेन के ऊपर में रख दिए और हाइड्रोजन को देखिए, CH3 को बोर्ड के प्लेन के ऊपर में रख दिए हैं और हाइड्रोजन को बोर्ड के प्लेन के भीतर में रख दिए हैं। इस तरह से CH3 बोर्ड के प्लेन के ऊपर में और ठीक उसके नीचे हाइड्रोजन। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे इस तरह से CH3 बोर्ड के प्लेन के ऊपर में, हाइड्रोजन नीचे में। यहाँ भी सेम वैसा कर देंगे, CH3 बोर्ड के प्लेन के ऊपर में, हाइड्रोजन नीचे में। तो यहाँ भी CH3 ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे में है, यहाँ भी CH3 ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे में। तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? CH3 चूंकि ऊपर में है तो CH3 का ये कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का ये कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन सकता है? दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में उल्टा देंगे। उल्टा देने का मीनिंग ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या था? CH3 ऊपर था, हाइड्रोजन नीचे था। CH3 ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि CH3 भी ऊपर है, यहाँ पे CH3 भी ऊपर है, यहाँ भी CH3 भी ऊपर है। CH3 ऊपर है, माने CH3 सेम साइड में है, तो कॉमन यही हुआ। हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन पीछे है, हाइड्रोजन पीछे है, माने हाइड्रोजन सेम साइड में है। इस कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन सेम साइड में है, CH3 सेम साइड में है। कैसे सेम साइड में है? CH3 बोर्ड के प्लेन के ऊपर में है, इधर भी CH3 बोर्ड के प्लेन के ऊपर में है। तो CH3 यहाँ पर, CH3 सेम इधर पर, तो बोर्ड के प्लेन के दोनों CH3 बोर्ड के प्लेन के आगे, दोनों CH3 बोर्ड के प्लेन के आगे, तो दोनों CH3 सेम साइड में। सेम साइड माने दोनों तो बोर्ड के प्लेन के आगे में ही है, दोनों बोर्ड के प्लेन के आगे में है, तो दोनों सेम साइड में है। दोनों को क्या बोलेंगे? दोनों बोर्ड के प्लेन के आगे में है। हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के पीछे में, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में दोनों CH3 सेम साइड में, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोल देंगे सिस। सिस माने सेम ग्रुप सेम साइड। दोनों CH3 सेम साइड में था और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में था। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बन जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देंगे। कैसे? यहाँ पे दोनों CH3 सेम साइड था, हाइड्रोजन सेम साइड था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 को, दोनों CH3 को डिफरेंट साइड कर देना है। दोनों हाइड्रोजन को डिफरेंट साइड कर देना। कैसे? ये CH3 ऊपर था तो इस CH3 को हम लोग ऊपर ही रहने दिए, इस CH3 को ऊपर ही रहने दिया। हाइड्रोजन नीचे था तो हाइड्रोजन को नीचे ही रहने दी। लेकिन यहाँ पे CH3 ऊपर था तो CH3 को हम लोग पीछे कर दिए और हाइड्रोजन जो ऊपर था, नीचे था, हाइड्रोजन को ऊपर कर दिए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन में है CH3 आगे है, हाइड्रोजन पीछे है। जैसे यहाँ पे CH3 आगे था, हाइड्रोजन पीछे था, यहाँ भी CH3 आगे है, हाइड्रोजन पीछे है। ये CH3, ये हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आगे चला आया और CH3 पीछे है। तो देखिए इसमें क्या है, इस जगह पर CH3 पीछे है बोर्ड के और इस जगह पे CH3 आगे है बोर्ड के। तो इस जगह पे CH3 पीछे और CH3 यहाँ पे आगे, माने एक जगह पे पीछे, एक जगह पे आगे, माने CH3 का पोजीशन
अपोजिट, लेकिन यहाँ पे CH3 का पोजीशन सेम। कैसे? यहाँ भी CH3 बोर्ड के आगे, यहाँ भी CH3 बोर्ड के आगे, यहाँ पे CH3 बोर्ड के आगे, लेकिन यहाँ पे CH3 बोर्ड के पीछे, तो यहाँ पे आगे, यहाँ पे पीछे, तो अपोजिट हो गया। जब कॉन्फ़िगरेशन में ग्रुप्स अपोजिट प्लेन में लाई करता है, एक बोर्ड के आगे एक बोर्ड के पीछे, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड में था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड में। कैसे? यहाँ पे CH3 जब आगे था तो हाइड्रोजन पीछे था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आगे आ गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे, यहाँ पे बोर्ड के आगे, तो आगे पीछे, लेकिन यहाँ पे दोनों पीछे, दोनों पीछे माने दोनों सेम साइड। यहाँ पे एक आगे दूसरा पीछे माने अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, सेम साइड सिस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए अगर इस क्वेश्चन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना के लिए बोले तो हम लोग दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस तरह से बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों CH3 सेम साइड, यहाँ पे दोनों CH3 अपोजिट साइड, तो सेम साइड सिस कॉन्फ़िगरेशन, अपोजिट साइड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से देखिए। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन में हमको बताना है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हमको याद करके रखना है कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ऑलवेज ज़्यादा होता है। ट्रांस सिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रांस सिस उसी मॉलिक्यूल में होगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? 100% कर सकता है। क्यों? ये ग्रुप के साथ डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन CH3, एक हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट ग्रुप, एक हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन, तो डिफरेंट ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 क्लोरीन और CH दोनों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें भी होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। अब सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है? सिस ट्रांस के लिए हम लोग कॉमन ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। इस सेंटर के पास है क्लोरीन और हाइड्रोजन, इस सेंटर के पास है हाइड्रोजन और CH3, तो इस सेंटर वाले ग्रुप और इस सेंटर वाले ग्रुप में कॉमन ग्रुप कौन सा? कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो अब जो हम लोग कॉमन ग्रुप खोजेंगे, कॉमन ग्रुप दोनों सेंटर को कंपेयर करके खोजेंगे। इस सेंटर के पास एक हाइड्रोजन, इस सेंटर के पास एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कॉमन ग्रुप हो गया। अब कॉमन ग्रुप को पहले पकड़िए। अब कॉमन ग्रुप सेम साइड में है अपोजिट साइड में, उसके लिए कैसे पता करेंगे? इस तरह से डॉट लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर में, लाइन के ऊपर, या हाइड्रोजन लाइन के नीचे, माने दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है। जब भी दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में होगा तो ये हो गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन, कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है कॉमन ग्रुप सेम साइड में, अपोजिट साइड में, कॉमन ग्रुप सेम साइड में है, दोनों हाइड्रोजन लाइन के ऊपर, तो सेम साइड में है, तो ये हो गया सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सिस, ये ट्रांस। हमको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑलवेज सिस ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाएगा सिस कॉन्फ़िगरेशन से, और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस से। हमको याद करके रखना है। अब क्वेश्चन में आता है बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट को हमको देख के निकालना होता है। जैसे ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट को ऑलवेज याद करके रखेंगे कि ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से ऑलवेज मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट कैसे काउंट करेंगे? कैलकुलेट करने का यही तरीका है, हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट को यूज़ करना है। CH3 एल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भेजेगा CH3। क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो देखिए CH3 है जो प्लस आई इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में भेजा, इस डायरेक्शन में CH3 भेज रहा है, क्योंकि CH3 प्लस आई है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन को भेजता है, तो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में भेजा। क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्लोरीन इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो दोनों वेक्टर को देखिए, एक वेक्टर बना ये वेक्टर, दूसरा वेक्टर बना ये वेक्टर, माने एक डायरेक्शन ऐसा और दूसरा भी ऐसा, माने दोनों जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम साइड में जा रहा है। माने इधर 10 न्यूटन फोर्स और इधर 5 न्यूटन फोर्स, तो टोटल ऐड हो गया 15 न्यूटन फोर्स हो गया। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन माइनस आई लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में खींचेगा, CH3 प्लस आई लगाएगा तो इस डायरेक्शन में रिलीज करेगा, CH3 प्लस आई इस डायरेक्शन में खींचेगा, क्लोरीन माइनस आई इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो यहाँ इसका दोनों वेक्टर, इसका एक वेक्टर कुछ ऐसा, इसका देखिए एक वेक्टर, इस क्वेश्चन का एक वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, और लेकिन इसका दोनों वेक्टर ऐसे, तो दोनों वेक्टर इसका ऐसे। अब किसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा? ये वेक्टर इधर चला गया, ये वेक्टर इधर चला गया, तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड इसका होगा। इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड क्यों होगा? क्योंकि सेम साइड में है, और जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। ये वेक्टर की देखिए, ये वेक्टर का कुछ कंपोनेंट टूट जाएगा, एक वेक्टर का कंपोनेंट इसलिए टूटेगा, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ये वेक्टर कुछ इधर चला आएगा और इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ कैंसिल बन जाएगा, तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट टूट जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे वाई एक्सिस का कंपोनेंट टूट रहा है, इसलिए ये दोनों वेक्टर में से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। तो हमको पता लगा कि इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा और इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कम। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका डाइपोल मोमेंट कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अब ये मत याद कर लीजिएगा कि ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर
ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा आया है। डायपोल मोमेंट पहले कैलकुलेट करेंगे फिर बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, डायपोल मोमेंट जिसका कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमको ड्रॉ करना है, इसका पहले पता करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में होगा या नहीं। दोनों सिलेंडर को पकड़ लीजिए, ये दोनों सिलेंडर को पकड़ लीजिए, क्या दोनों सिलेंडर में डिफरेंट ग्रुप है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना है तो इसके पास एक हाइड्रोजन, कार्बन 3 बॉन्ड बना है तो उसके पास एक हाइड्रोजन, एक CH3 एक हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप है तो 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। अब इसका हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे? जब हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना हो तो उस क्वेश्चन को हम लोग करने का तरीका होता है कि देखिए हम लोग एक आइसोमर ऐसा बनाएंगे जिसमें सब ग्रुप को एक प्लेन में रखेंगे। मैंने मान लीजिए तीनों ग्रुप जो 3 मेंबर के रिंग के साथ जुड़ा है, तीनों ग्रुप को हम लोग बोर्ड के आगे रख दिए हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर में है तीनों ग्रुप। बाकी नेक्स्ट आइसोमर में क्या करेंगे? नेक्स्ट आइसोमर में 2 ग्रुप को बोर्ड के आगे रखेंगे, एक ग्रुप को बोर्ड के नीचे रख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का 2 आइसोमर बन जाएगा। एक आइसोमर बनाएंगे जिसमें 2 ग्रुप को बोर्ड के आगे रख देना है, 2 ग्रुप को बोर्ड के पीछे रख देंगे। तो देखिए इस तरह का हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह का ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे है CH3 ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसका पहला आइसोमर अब देखिए क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 माने इसके साथ जुड़ा जो ग्रुप है वो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन, जब भी किसी भी बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसके साथ 4 बॉन्ड जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे तो 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, चौथा बॉन्ड कहाँ गया? चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो चार बॉन्ड मिल गया। तो sp3 में 4 बॉन्ड जुड़ा रहता है, 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड प्लेन में रहता है और 2 बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में रहता है। तो ये इसमें से 4 बॉन्ड में से ये पहला बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड इस बोर्ड के प्लेन में है। अब ये पहला बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो बाकी का ये हाइड्रोजन का बॉन्ड और CH3 का बॉन्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। यहाँ पर क्योंकि ये रूल है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 बॉन्ड एक प्लेन में रहता है तो बाकी दूसरा बॉन्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रहता है। तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को बोर्ड के प्लेन में मान लिए, इस बॉन्ड को जब भी बोर्ड के प्लेन में मानेंगे तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगा। सेम केस यहीं पर इसको बोर्ड के प्लेन में माने तो यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, यहाँ भी CH3 हाइड्रोजन बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन इसका माने CH3 यहाँ पे नहीं रहेगा, CH3 यहाँ तो बोर्ड के आगे रहेगा या फिर बोर्ड के पीछे रहेगा। अगर CH3 बोर्ड के आगे रहा तो हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन और CH3 बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है। या फिर अगर हाइड्रोजन बोर्ड के आगे रहा तो CH3 बोर्ड के पीछे रहेगा। अब देखिए हम लोग पहला केस क्या सोचेंगे, पहला केस में सोच रहे हैं। अब हमको तो ये पता लग गया कि CH3 बोर्ड के आगे और भी रह सकता है पीछे भी रह सकता है, CH3 आगे भी रह सकता है पीछे भी रह सकता है, आगे रह सकता है पीछे रख सकता है। पहला केस ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें सब CH3 को बोर्ड के आगे रख रहे हैं। तो बोर्ड के आगे रख रहे हैं तो इस तरह से डैश स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से वेज स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3। वेज स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है वो स्ट्रक्चर में जो ग्रुप वेज से जुड़ा है वो बोर्ड के ऊपर में है। माने यहाँ पे CH3 यहाँ पर नहीं है, CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है और हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे में है। तो हाइड्रोजन को बोर्ड के पीछे में कर दिए, हाइड्रोजन को बोर्ड के पीछे में कर दिए। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे में है। तो कुछ इस तरह से है, CH3 बोर्ड के आगे हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे, CH3 बोर्ड के आगे हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे, CH3 बोर्ड के आगे हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे। तो तीनों में CH3 बोर्ड के आगे मतलब तीनों में CH3 एक ही प्लेन में। क्यों? क्योंकि तीनों में CH3 बोर्ड के आगे, तीनों में CH3 बोर्ड के आगे, तीनों में हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे, मतलब तीनों ग्रुप में CH3 एक ही प्लेन में है। तीनों ग्रुप में CH3 का पोजीशन सेम है, तीनों ग्रुप में CH3 बोर्ड के आगे ही है और तीनों ग्रुप में हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे ही है। तीनों हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है माने तीनों हाइड्रोजन अभी सेम प्लेन में है। तीनों CH3 बोर्ड के आगे है माने तीनों CH3 अभी सेम प्लेन में है। अगर एक CH3 बोर्ड के आगे होता और कोई दूसरा CH3 बोर्ड के पीछे होता तब बोलते कि CH3 डिफरेंट प्लेन में है। लेकिन अभी दोनों सब CH3 बोर्ड के आगे है, सब हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है। इसका माने इस कॉन्फ़िगरेशन में CH3 और हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। अब CH3 अब जब ग्रुप सेम प्लेन में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बन गया सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है जो भी ग्रुप हो, जो भी सब ग्रुप सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। सेम प्लेन में कैसे लाई कर रहे हैं? CH3 भी बोर्ड के आगे, CH3 बोर्ड के आगे, CH3 बोर्ड के आगे, CH3 बोर्ड के आगे, तीनों CH3 बोर्ड के आगे मतलब तीनों CH3 यहाँ पे हवा में लटका हुआ है। तीनों CH3 हवा में है मतलब तीनों CH3 बोर्ड के बाहर निकल गया है। तीनों CH3 बोर्ड के बाहर निकल गया मतलब तीनों CH3 एक प्लेन में, सेम प्लेन में, तीनों CH3 बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में।
और तीनों हाइड्रोजन बोर्ड के भीतर वाले प्लेन में। तो तीनों CH3 हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे? अब हम लोग एक प्रोबेबिलिटी ये सोचे कि CH3 को एक प्लेन में रख लिए हैं, हाइड्रोजन को एक प्लेन में रख लिया, मैंने CH3 को बोर्ड के आगे और हाइड्रोजन को बोर्ड के पीछे। अब ये भी तो सोच सकते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन को बोर्ड के पीछे में रखे हैं, अब दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन को बोर्ड के आगे रख लेते हैं और CH3 को बोर्ड के पीछे रख लेते हैं। ऐसा भी तो सोच सकते हैं, यहाँ पे सब CH3 बोर्ड के आगे था, हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे था। ऐसा भी सोच सकते हैं कि अब CH3 को आगे के बदले में CH3 को पीछे कर देते हैं, CH3 को पीछे कर दिए, हाइड्रोजन को आगे कर दिए, CH3 को पीछे, हाइड्रोजन को आगे, CH3 को पीछे, हाइड्रोजन को आगे, CH3 को पीछे, हाइड्रोजन को आगे। ऐसा भी एक बना लेंगे। लेकिन अब वैसा भी बनाइएगा तो वो भी तो सिस ही बन जाएगा। वो भी तो सिस क्यों बन जाएगा? जब CH3 को बोर्ड के पीछे कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे CH3 बोर्ड के आगे है, अब जब सब CH3 को बोर्ड के पीछे कर दीजिएगा तो सब CH3 सब बोर्ड के पीछे आ गया, सब CH3 बोर्ड के पीछे आ गया तो फिर भी तो सब CH3 सेम प्लेन में ही आ गया। सब हाइड्रोजन बोर्ड के आगे आ गया तो सब हाइड्रोजन सेम प्लेन में ही आ गया। जब सब CH3 सेम प्लेन में, सब हाइड्रोजन सेम प्लेन में आ गया तब उसको सिस कॉन्फ़िगरेशन ही बोलेंगे। मैंने अगर यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि CH3 को बोर्ड के पीछे रख दिए, CH3 को बोर्ड के पीछे रख लिए और हाइड्रोजन को बोर्ड के आगे, हाइड्रोजन को बोर्ड के आगे, हाइड्रोजन को बोर्ड के आगे, CH3 को बोर्ड के पीछे, तो ये भी सिस कॉन्फ़िगरेशन ही हो जाएगा और ये इसके साथ रिपीट हो जाएगा। इसलिए इसका और इसका बनना एक ही मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसलिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग आगे पीछे से नहीं करते हैं, प्लेन से करते हैं। प्लेन माने यहाँ पे सब CH3 सेम प्लेन में, सब हाइड्रोजन सेम प्लेन में। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेंगे जिसमें दो CH3 को सेम प्लेन में रखते हैं और तीसरा CH3 को अपोजिट प्लेन में कर देता है। कौन दो CH3 को? इन दोनों CH3 को सेम प्लेन में रखते हैं। तो दो CH3 को बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में रख दिए हैं और एक CH3 को बोर्ड के पीछे वाले प्लेन में रख लिए। तो एक CH3 को बोर्ड के पीछे वाले प्लेन में रख। तो अब देखिए क्या ये कॉन्फ़िगरेशन बराबर हुआ? कभी बराबर नहीं हुआ। कैसे? ये दोनों CH3 बोर्ड के आगे लेकिन ये CH3 बोर्ड के पीछे। तो क्या सब CH3 सेम प्लेन में है? सब CH3 सेम प्लेन में नहीं है। ये CH3 बोर्ड के आगे है, ये CH3 बोर्ड के आगे है, लेकिन ये CH3 बोर्ड के पीछे है। तो ये CH3 और ये CH3 अपोजिट प्लेन में, ये CH3 बोर्ड के पीछे तो ये CH3 बोर्ड के आगे, ये CH3 बोर्ड के पीछे तो ये CH3 बोर्ड के आगे। माने ये CH3 और ये CH3 का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे तो ये आगे। इसका हाइड्रोजन कहाँ रहेगा? इसका हाइड्रोजन आगे रहेगा, इसका हाइड्रोजन पीछे रहेगा, इसका हाइड्रोजन पीछे रहेगा, क्योंकि ये CH3 आगे तो ये पीछे। अब देखिए ये हाइड्रोजन क्या? ये हाइड्रोजन है बोर्ड के आगे, ये हाइड्रोजन बोर्ड के आगे और CH3 बोर्ड के पीछे, तो हाइड्रोजन है आगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बोर्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है आगे, CH3 है पीछे। यहाँ पे हाइड्रोजन है पीछे और CH3 आगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आगे, यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे, हाइड्रोजन आगे, हाइड्रोजन पीछे, माने हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में, हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में। तो ये हाइड्रोजन ट्रांस, यहाँ पे ये हाइड्रोजन पीछे, ये हाइड्रोजन आगे, ये हाइड्रोजन पीछे आगे। जब ये आगे पीछे ऐसे होता है, माने हाइड्रोजन जब आगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन पीछे माने हाइड्रोजन बोर्ड के भीतर में है। तो हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का डिफरेंट प्लेन, ये हाइड्रोजन का डिफरेंट प्लेन, तो ये हो गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये हमको मिल गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन और ये मिल गया सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका दो ही GI पॉसिबल है, एक सिस एक ट्रांस। अब देखिए अब ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं, इसमें ड्रॉ किए हैं कि इस दोनों CH3 को बोर्ड के आगे रख लिए हैं और इसको पीछे कर दिए। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि इन दोनों CH3 को आगे रखे हैं तो दूसरा आइसोमर ऐसा बना लेंगे जिसमें इन दोनों CH3 को आगे रख लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, तो भी सेम ऐसा ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं देखा गया है कि कौन दोनों CH3 को रखे हैं। बस इसमें रूल ये यूज़ किए हैं कि बस कोई भी दो CH3 को पकड़िए, दो CH3 को एक प्लेन में रखिए, बाकी जो तीसरा CH3 है उसको अपोजिट प्लेन में कर दीजिए। जैसे ये दोनों CH3 को बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में, माने ये दोनों CH3 को सेम प्लेन में, ये CH3 को बोर्ड के पीछे प्लेन में, माने ये CH3 को अपोजिट प्लेन में। तो ये दोनों CH3 को सेम प्लेन में रखे हैं, ये CH3 को अपोजिट प्लेन में रखे हैं। अब इन दोनों CH3 को सेम प्लेन में रखेंगे और इसको अपोजिट रखेंगे तो ये इसके साथ रिपीट हो जाएगा। क्यों रिपीट हो जाएगा? क्योंकि इसमें भी वही कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, दो CH3 सेम प्लेन में, बाकी CH3 अपोजिट प्लेन में। अगर इस CH3 को बोर्ड के ऊपर रख लिए, इसको पीछे रख लिए तो भी सेम बन जाएगा, क्योंकि ये CH3 सेम प्लेन में और ये CH3 अपोजिट प्लेन में। तो चूंकि उसके बाद सब स्ट्रक्चर रिपीट होते जाएगा, इसलिए इसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, एक सिस वाला और एक इस तरह से ट्रांस वाला, जिसमें CH3 एक CH3 के साथ अपोजिट प्लेन में है, एक CH3 दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपोजिट में।